ये सर्वोच्च न्यायालय का टॉपिक है और इससे बनने वाले क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 को। उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ था जिस दिन संविधान लागू हुआ था उसके 2 दिन बाद। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितनी है? इसमें मुख्य न्यायाधीश सहित है तो 34 है। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य यानी 1+33 न्यायाधीश होंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारतीय संविधान के द्वारा 26 जनवरी 1950 को। सही कथन क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम है। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद में नहीं थी। संसद चाहे तो उसकी संख्या बढ़ा सकती है और अभी संसद ने बढ़ाया भी है, 33 कर दिया है। एक मुख्य न्यायाधीश सहित 34 हो गए हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपना पद त्याग सकता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संसद की सिफारिश पर संसद में महाअभियोग प्रस्ताव पारित होने पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं। मतलब यह है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना है, पहले एक तो वो अपना पद त्याग सकता है राष्ट्रपति को जो है पत्र लिखकर। दूसरा ये है अगर उसको हटाना है तो पार्लियामेंट क्या करेगी, एक महाभियोग प्रस्तावित करेगी और उसके बाद राष्ट्रपति अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा उसे पद से हटा दिया जाता है। सही कथन देखना। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरा न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिया गया है। सही है। यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि वह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 द्वारा समर्थित होना चाहिए, तभी न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? न्यायाधीश के तो ये 65 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता हेतु रक्षा का प्रावधान क्या है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित नीति पर आधारित होता है जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता। तो इनकी जो नियुक्ति होती है कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा, जिनका नाम रिकमेंड किया जाता है, राष्ट्रपति उन्हीं को न्यायाधीश के तौर पर अपॉइंट करते हैं। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, देश के किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते। ऐसा प्रावधान किया गया है कि जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो वह किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति ही करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के साथ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश एवं अतिरिक्त न्यायाधीश में से नियुक्ति की जा सकती है। ये तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ यानी एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति कब की जाती है? तो जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों की कोरम पूरा नहीं होता उस समय एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ है? यह सर्वोच्च न्यायालय में है, उनकी कोरम पूर्ति के लिए। भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में सही कथन देखना। भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने के लिए बुलाया जा सकता है। जो पूर्व न्यायाधीश हैं उनको मुख्य न्यायाधीश की पूर्व अनुमति द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा उनसे पहले पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है, फिर राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। तो इनके पास भी अगर ये कोई निर्णय देते हैं और चाहते हैं कि उनका पुनर्विलोकन किया जाए तो कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है, में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे अन्य न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं उनकी संख्या 4 होती है। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन यानी इंटरप्रिटेशन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होना चाहिए। तो यह संविधान पीठ जब बैठती है तो उसमें कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए, तभी वह संविधान का निर्वचन कर सकती है। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसमें आती है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है कि वह केंद्र और राज्यों के बीच जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं उनका निर्णय कर सके। उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में क्या आता है? तो ये भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच का विवाद हो, 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद हो, यह आरंभिक अधिकारिता में आता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी थी? एक गोलकनाथ केस में बनी थी। और सबसे बड़ी खंडपीठ जो है केशवानंद भारती केस में बनी थी 13 जजों की। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे, जिसे बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो केशवानंद भारती वाद था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। यह अवधारणा आई थी गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब वाद में, क्योंकि मूल अधिकार, जब व्यक्ति के पास मूल अधिकार होता है तभी व्यक्ति अपना पूर्ण विकास कर सकता है और उससे समाज का विकास हो सकता है। तो इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा चाहे, व्यक्ति को जिस प्रकार बनना है, उसे अच्छा लगे, वह उसी प्रकार अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार कर ले, बट वो सकारात्मक होनी चाहिए। इंदिरा साहनीवाद बहुत ही इम्पोर्टेंट वाद है। यह अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए चिकनी यानी जो क्रीमी लेयर होती है, चिकनी परत के संबंध में थी। विशाखावाद अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं के संरक्षण के लिए था। और मेनका गांधीवाद, यह अनुच्छेद 14, 19 और 21 पर इस पर अपवर्जी नहीं है, इस मामले से था। आर्टिकल 21 के तहत विदेश यात्रा भी की जा सकती। संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना, ये अपीलीय क्षेत्राधिकार में आ जाता है। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं, यह इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो अपीलीय क्षेत्र का अधिकार संबंधी अनुच्छेद क्या क्या होंगे? जब हम अनुच्छेद 134A को 132 के साथ पढ़ते हैं तो अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित होता है। सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में सही कथन क्या है? यह मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्र अधिकार रखता है सर्वोच्च न्यायालय। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में दाखिल की जा सकती है अनुच्छेद 142 के अंतर्गत। भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों के अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन सांविधिक शक्तियों पर प्रतिषेध या निर्बंधन की तरह नहीं कार्य कर सकता। इसका मतलब यह है कि भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं है, वह एक स्वतंत्र निकाय है। सही कथन देखना, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता और उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा के लिए न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है।
उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 137 के तहत जो भी निर्णय देता है या आदेश देता है उनका पुनर्विलोकन कर सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन, जिसे जुडिशल रिव्यू कहते हैं, का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है? विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान को प्रश्नगत करने पर न्यायपालिका का अधिकार। न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को अधिकार है कि यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत है तो उसे असंवैधानिक घोषित कर दे। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों न्यायालयों के द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। सही कथन देखना है, किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की अधिकारिकता उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों की है। सही है। भारत के संविधान के किसी संशोधन पर उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न उठाया जा सकता है, ये भी सही है। दोनों कथन सही है। न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू कहाँ कहाँ प्रचलित है? तो ये भारत और यूएसए दोनों में देशों में प्रचलित है। न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच को प्रतिबंधित करने वाला अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 122 है। न्यायालय अनुच्छेद 122 के तहत संसद की कार्यवाहियों की जांच को प्रतिबंधित कर सकता है। कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्य कहीं रखता है, तो इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। कथन कह रहा, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। हाँ भाई, सीमित है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका क्षेत्र विस्तृत है। भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं, ये भी सही है। हमने विभिन्न देशों से जो अच्छी चीज़ें थी उनको अपने संविधान में अडॉप्ट किया है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यही आधार है जिससे भारतीय संविधान का न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। भारत के संविधान का अभिरक्षक यानी कस्टोडियन कौन है? तो यह भारत का उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर परामर्श लेने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, और यह अनुच्छेद 143(1) के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उनके स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिवेदन दिया, तो ये अनुच्छेद 143 के अंतर्गत आएगा। लेकिन एक चीज़ और है कि न्यायाधीश बाध्य नहीं है परामर्श देने के लिए। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद को दिया गया है। संघीय सूची के समाविष्ट में अगर संसद चाहे तो उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा सकती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार बढ़ाया जा सकता है। ऐसा तब किया जा सकता है जब संसद विधि बनाकर ऐसा करना चाहे। उच्चतम न्यायालय की परामर्श अधिकारिकता के विषय में सही है। परामर्शी अधिकारिकता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय को पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देशों पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता। सरकार चाहे तो उसे मान भी सकती है और चाहे तो उसे मना भी कर सकती है। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, तभी देता है जब राष्ट्रपति ऐसे परामर्श के लिए कहता है उच्चतम न्यायालय से, ऐसे खुद नहीं आता। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने की थी। इसने कहा था कि जब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी
तो उसमें कार्यपालिका, विधायिका और मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन इस समय कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा ही होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा यानी मूल स्ट्रक्चर घोषित किया गया। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227 इनके तहत उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। अनुच्छेद 32 के तहत जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम उच्च न्यायालय या का एडवोकेट होना चाहिए 10 वर्ष तक। यदि कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होता है तो उसे किसी भी उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष का एडवोकेट होना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ लिया जाता है और यह शपथ क्या होती है? यह शपथ होती है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। यह मुख्य न्यायाधीश के द्वारा लिया गया शपथ होता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की आधिकारिकता में क्या आता है? मूल अधिकारों का प्रवर्तन, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, ये आधिकारिकता में आते हैं। अनुच्छेद 32 देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्य भेजने का अधिकार किसके पास है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के पास है। वह चाहे तो अपने पास मंगा सकता है या किसी अन्य न्यायालय में भेज सकता है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने निम्न अनुच्छेद के तहत प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया था। तो अनुच्छेद 355 के तहत ऐसा किया गया था। भारत में संविधान के मूल संरचना, जिसे बुनियादी ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, का सिद्धांत है कि न्यायिक व्याख्या के लिए है। संसद ने पूछा भी था न्यायपालिका से कि आप हमें न्यायिक स्ट्रक्चर बता दीजिए क्या क्या है। तो यहाँ न्यायालय ने कहा कि हम स्ट्रक्चर बताएंगे नहीं, लेकिन ये हमारा जो है पुनर्विलोकन का अधिकार है। और अगर आप कोई भी ऐसा कानून बनाते हैं जो संविधान के मूल संरचना को क्षति पहुंचाता है तो हम उसे संवैधानिक घोषित कर सकते हैं क्षति पहुंचाने तक। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है। अभिलेखीय न्यायालय का मतलब होता है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होगा और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। साथ ही ऐसा अगर कोई मामला उठता है तो यह एक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। अभिलेख न्यायालय माना जाता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों अभिलेखीय न्यायालय माने जाते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में सही कथन क्या है? सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। वह चाहे तो अपने निर्णय को रिव्यू करके परिवर्तित कर सकता है। उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। ऐसा तभी करेगा जब राष्ट्रपति के अनुमोदन प्राप्त हो जाएगा और यह अनुमोदन संसद के द्वारा होता है। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम देखना है तो पहले HL दत्तू, फिर TS ठाकुर और फिर जगदीश सिंह खेहर थे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति AK पटनायक, RB रविंद्रन, SK झा और AK माथुर में से भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे। तो न्यायमूर्ति SK झा ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे। इसके अलावा AK पटनायक, RB रविंद्रन और AK माथुर ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। जनहित याचिका, जिसे PIL कहा जाता है, की शुरुआत की गई थी न्यायिक पहल के द्वारा। सही कथन देखना तो न्यायमूर्ति BR कृष्णा अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में लोकहित याचिका ने PIL के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं। जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो इसकी शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। PIL का फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। इसे जनहित याचिका कहते हैं। जनहित याचिका प्रस्तुत की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय
और उच्च न्यायालयों के द्वारा। दरअसल होता ये है कि अगर किसी को लगता है कि व्यक्तियों के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है या कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनकी पहुंच न्यायालय तक नहीं है, तो वह व्यक्ति या फिर दूसरा कोई या फिर NGO लेटर द्वारा या किसी अन्य माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को इससे अवगत कराते हैं। तो न्यायालय जब देखता है कि इससे अधिक लोगों का कल्याण हो रहा है, उस पर वो सुनवाई करता है। ये PIL होता है। और कभी कभी न्यायालय इसको स्वतः संज्ञान में भी ले लेता है। लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश क्या है? USA ही है। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका से। यह किसने कहा था कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? ये न्यायमूर्ति AS आनंद थे। इन्होंने कहा था कि न्यायिक सक्रियतावाद ठीक है, लेकिन न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए। आप इतना न्यायिक सक्रिय ना हो जाओ कि वह न्यायिक जोखिम बन जाए। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या था? इसका निर्णय था कि सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्ग जो OBC हैं को रिजर्वेशन दिया जाए। सितंबर 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई। यह निर्णय क्या? भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज की महिलाओं, ये हमें लग रहा है कि जो विशाखावाद आया था, विशाखा बनाम अन्य राजस्थानवाद था, यही है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित निर्णय दिए थे। निम्नलिखित अनुच्छेद में विहित कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। तो संविधान का अनुच्छेद 348 के तहत ऐसा प्रावधान किया गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में जो भी कार्रवाई होगी, संपूर्ण कार्रवाई वह अंग्रेजी भाषा में होगी। समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय संबंधित है। ये IPC भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत। अब इसे दंडिक नहीं बनाया गया, ये क्राइम नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा यानी CBI एक पिंजराबंद होता है। यह कोयला आवंटन घोटाला वाद में था। यह कमेंट उच्चतम न्यायालय ने CBI के लिए कहा था। अब उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय को देखते हैं। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं राज्य की समेकित निधि से। इनको भत्ते दिए जाते हैं। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है? ये भारत की संचित निधि से दी जाती है। तो वेतन और भत्ते उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राज्य की समेकित निधि से दिया जाता है, लेकिन जो सेवानिवृत्त है उन्हें भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु कितना है? 62 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय में कितना है? 65 वर्ष। सही कथन देखना है। पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है। सही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है। ये भी सही है। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या इस समय 25 है। नोट दिया गया, नोट देखते हैं। भारत का 25वां उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 को अमरावती में स्थापित किया गया। यह आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय है, जिसका गठन आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद किया गया। तो अगर सबसे नया उच्च न्यायालय बात की जाएगी तो ये अमरावती में स्थापित है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय होगा। जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रिट अधिकारिकता के अधीन होता है। मतलब इसका है कि यदि कोई न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो उसके अंतर्गत रिट दायर की जा सकती है। किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला दिया था। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कहाँ पे है? इसका क्षेत्राधिकार कलकत्ता में है। इलाहाबाद, दिल्ली, गुजरात,
बम्बई उच्च न्यायालयों में से एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है, तो ये बम्बई उच्च न्यायालय को एक से अधिक बम्बई उच्च न्यायालय जो है बम्बई के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश के लिए भी है, जबकि इलाहाबाद, दिल्ली, गुजरात इनके ये एक ही राज्यों के लिए है। मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता में से एक से अधिक राज्य हैं, संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है। तो संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो 3 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनके आधिकारिकता क्षेत्र में एक से अधिक राज्य हैं, जिसमें गुवाहाटी उच्च न्यायालय देखें तो गुवाहाटी में अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम है। बॉम्बे उच्च न्यायालय में महाराष्ट्र और गोवा आ जाता है। पंजाब और हरियाणा में पंजाब और हरियाणा आ जाता है। तो 3 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जहाँ एक से अधिक राज्य हैं। उच्च न्यायालयों में सबसे अधिक बेंच कहाँ हैं? तो बम्बई और गुवाहाटी उच्च न्यायालयों में सबसे अधिक बेंच हैं। नोट देखते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय की मूल पीठ और 2 बेंच पोर्ट ब्लेयर और जलपाईगुड़ी में है। एक तो मूल पीठ है कलकत्ता उच्च न्यायालय की और 2 बेंच है, जिसमें से एक पोर्ट ब्लेयर में है, दूसरा जलपाईगुड़ी में है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मूल पीठ की तो यहाँ मूल पीठ जबलपुर और 2 बेंच हैं। ये 2 बेंच कहाँ? ग्वालियर और इंदौर में है। बॉम्बे उच्च न्यायालय में मूल पीठ मुंबई में है और 3 बेंच हैं। इनमें से नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में 3 बेंच हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की मूल पीठ गुवाहाटी में है और 3 बेंच हैं, जिनमें से कोहिमा, आइजोल और ईटानगर में है। सबसे पहले गुवाहाटी उच्च न्यायालय में 6 बेंच थी, लेकिन मार्च 2003 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय के गठन के बाद अब 3 बेंच शेष रह गई हैं। इसके पहले 6 थी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस प्रश्न में बम्बई और गुवाहाटी उच्च न्यायालय की सर्वाधिक 3 बेंचें हैं। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता में क्या आता है? मूल अधिकारों का संरक्षण। ये उच्च न्यायालय में भी आता है 226 के तहत और उच्चतम न्यायालय में भी आता है अनुच्छेद 32 के तहत। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसे कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उसे रिट याचिका को क्या कहा जाता है? उस याचिका को मैंडेमस कहा जाता है। जब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे परमादेश कहते हैं। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत क्या है? ये संवैधानिक अधिकार है, सांविधिक अधिकार है और मौलिक अधिकार है। तीनों के तहत परमादेश जारी किया जाता है। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्र अधिकार नहीं है, परामर्श संबंधी क्षेत्र अधिकार। यह क्षेत्र अधिकार सिर्फ उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की जा सकती है। रिट जो न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दिशा में लागू की जाती है उसे प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध रिट के नाम से जाना जाता है। एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण सर्सियोरी रिट जारी किया जाता है। एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह पुनरीक्षण यानी रिव्यू हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही को अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण कैसे करता है? उत्प्रेषण के द्वारा। इसमें जो न्यायालय होता है वह अधीनस्थ न्यायालय से किसी मामले के रिव्यू करने के लिए अपने पास मंगा सकता है अभिलेख के लिए। कथन कह रहा है न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करना या उनका पालन न करना तथा न्यायिक व्यवहार के बारे में अनादर सूचक भाषा का प्रयोग करना न्यायालय की अवमानना की कोट में आता है। तो ये कथन सही है। कारण कह रहा है न्यायिक सक्रियतावाद न्यायपालिका को अवमाननापूर्ण व्यवहार को दंडित करने के दंडात्मक अधिकार दिए बिना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। कारण भी सही है, लेकिन कारण और कथन मेल नहीं खाते और कारण कथन की व्याख्या भी नहीं करता। कथन कह रहा है जनहित याचिका यानी PIL
जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देता है। सही है। जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सके जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुंच पाने में असमर्थ होते हैं। कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी। कथन कह रहा है कि भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। कथन सही है, क्योंकि अनुच्छेद 226 के तहत सिर्फ मूल अधिकार नहीं, इसके अलावा भी अधिकार हैं जो सर्वोच्च उच्च न्यायालय के अंतर्गत आ जाते हैं। जबकि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की जो रिट याचिका है वो सीमित है। कारण कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परामर्श जारी कर सकता है। कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी। सही कथन देखना है। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है। सही है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तो राष्ट्रपति को त्याग सकता है। जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद राष्ट्रपति को देता है त्यागपत्र, उसी प्रकार से उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। और अगर इसे हटाना है तो उसी रीत से हटाया जाएगा जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना है। न्यायमूर्ति जिसके विरुद्ध 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उसी प्रस्ताव के पास होने से पूर्व त्यागपत्र दे दिया। यह एकमात्र न्यायाधीश सौमित्र सेन थे। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है 3 माह तक। विधि आयोग के निम्नलिखित अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए। इसमें न्यायाधीश HR खन्ना थे, इन्होंने कहा था। जिला न्यायाधीश शब्द आता है तो यह संविधान के अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीश की बात की जाती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। किसको सम्मिलित नहीं किया गया? तो अधिकरण न्यायाधीश, ट्रिब्यूनल न्यायाधीश का जिक्र सम्मिलित नहीं किया गया। ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में सही है। यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। ग्राम न्यायालय सिविल एवं आपराधिक दोनों ही मामलों की सुनवाई कर सकता है। भारत में चलित न्यायालय जिसे मोबिल कोर्ट कहते हैं, इनका मानस पुत्र था। तो ये APJ अब्दुल कलाम की जो है स्वप्न था कि भारत में चलित न्यायालय बनाया जाए। तो यहाँ से समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।